नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और इस क्रम में आप जानते ही हैं कि आज युवाओं के डिस्कशन का टॉपिक क्या है। आज हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन की इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं या जो लोग लॉ के स्टूडेंट नहीं होते हैं, हर व्यक्ति का रिजर्वेशन में इंटरेस्ट होता है, रिजर्वेशन के बारे में जानना चाहता है, रिजर्वेशन के बारे में अपनी ओपिनियन देना चाहता है, चाहे वो रिजर्वेशन का लाभ लेने वाला व्यक्ति हो और चाहे रिजर्वेशन का लाभ लेने वाला व्यक्ति ना हो। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, रिजर्वेशन क्या है और रिजर्वेशन से संबंधित प्रोविजन कैसे भारत में आए, रिजर्वेशन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इन सब चीजों की चर्चा होगी। उससे पहले थोड़ी सी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। ये है अनअकैडमी से संबंधित क्लासेस के बारे में जानकारी। आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी पे दो तरीके की क्लासेस चलती है, एक स्पेशल क्लासेस होती हैं और एक प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आपके लिए फ्री में होती है, आप जाके कुछ क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं जो कि फ्री में। लेकिन स्पेशल क्लासेस के अलावा जो प्लस क्लासेस होती हैं, प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी उस क्लास का फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा जो अनअकैडमी ज्वाइन करने का है वो ये है कि आप घर बैठे देश भर के तमाम उन कॉम्पिटिटर के साथ जुड़ सकते हैं जो लोग इस फील्ड में प्रिपरेशन है, और अपने आप को उन लोगों से कंपेयर कर पाते हैं और कंपेयर के करके खुद को इवेल्युएट कर पाते हैं कि एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये होता है, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपको गेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज होते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका फायदा आपको मिलता है। और ये हैं कुछ अनअकैडमी के टॉप के एजुकेटर, और उन एजुकेटर से पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। आप देख सकते हैं, इसमें अगर बात मेरी करें तो ये मेरा नाम है। और ये भी मैं बता दूं कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको किसी भी टीचर से पढ़ने का अवसर मिलता है, ये सुविधा है। ऐसा नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के नाम से एडमिशन लेते हैं सिर्फ आप उसी से नहीं पढ़ते, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऑप्शन पे है कि आप किसको चुनते हैं या सारे लोगों से पढ़ते हैं। और ये अनअकैडमी की तरफ से कुछ अनअकैडमी के फीचर्स हैं जिनका लाभ दिया जा सकता है। बस घर बैठे कंफर्ट जोन में आप इस समय, जबकि जरूरी है कि आपको घर बैठे ही रहना है, घर बैठे लाइव क्लासेस कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता रहता है और प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती रहती है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं इसकी तरफ से। और आप ये देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि T20 मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी आज। और जैसा कि आप देख रहे हैं 17 मई से है, और कौन से सब्जेक्ट का किस डेट को और किस टाइम पर ये टेस्ट होगा, आपके स्क्रीन पर वो सारा शेड्यूल दिख रहा होगा। इसमें से कोई आप चुन सकते हैं आपको सुविधा उठाने के लिए। हाँ, ध्यान इसमें देना है ये कि जब भी आपको ये करना है तो आप राय लाइव कोड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। राय लाइव का कोड का प्रयोग आप करेंगे तभी इस सुविधा का लाभ आप लेगा। और ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस एंड प्राइसिंग प्लान है कि जब भी आप अनअकैडमी पर जुडिशियरी के लिए पीसीएसडी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको इन ऑप्शन में से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी बेहतर लगे आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये कोड आपको प्रयोग करना होगा अगर आप करना चाहें तो राय लाइव। और इससे फायदा ये होगा कि आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, और ये मैं हूँ, मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राय, बनारस में राय जुडिशियल क्लासेस नाम की ऑफलाइन कोचिंग चलती है, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। और पिछले 8 से अधिक सालों से मैं इस फील्ड में टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने LLB
एलएलएम की पढ़ाई बीएचयू से की हुई है। मैंने एलएलएम 2 बार किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप से भी किया हुआ है, क्रिमिनल लॉ ग्रुप से भी किया हुआ है और इस पर्पज के लिए हमने 2 बार नेट भी क्वालिफाई किया। और मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन में बहुत सारे छात्रों ने विभिन्न क्षेत्र की पीसीएस जे, एचजेएस, एपीओ, लॉ से जुड़े बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं उनमें सफलताएं पाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी मार्गदर्शन करने में मैं जरूर सफल होऊंगा और आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। और 1% 2% भी फायदा अगर मेरे लेक्चर से आपको होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत जो है सार्थक हो रहा है। तो आज जैसा कि मैंने बताया था, ये तो रही अनअकैडमी के बारे में कुछ जानकारी। आज जैसा कि मैंने बताया था कि आज रिजर्वेशन पे चर्चा होगी, ठीक है। तो टॉपिक आज का हम लोगों का है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन क्या है, कब लागू होता है, किनको मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है, इन सब चीजों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि रिजर्वेशन क्या हो, उसकी मीनिंग क्या हो। देखिए, रिजर्वेशन क्या है ये किसी एक्ट द्वारा डिफाइन नहीं किया, सिर्फ आपको समझना है कि रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन या आरक्षण वो व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक क्लास में, एक वर्ग में आने वाले पर्सन के साथ वो व्यवहार किया जाता है, वो सुविधाएं दी जाती हैं, वो एडवांटेजेस दिए जाते हैं जो दूसरे क्लास में आने वाले लोगों को नहीं दिया। तो इस व्यवस्था को, इस सुविधा को हम रिजर्वेशन यानी आरक्षण कहते हैं। तो कुछ सुविधाएं किसी व्यक्ति को किसी एक क्लास का सदस्य होने की वजह से जो मिलती है, उस रूल, उस व्यवस्था को हम रिजर्वेशन। लेकिन आपको लगता है और बहुत से लोग इस पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, हम भी इस पर अपनी ओपिनियन रखेंगे, हम बहुत से लोगों की ओपिनियन रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में रिजर्वेशन क्या है। तो रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जो हमने कही वो रिजर्वेशन का मतलब जो होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है और निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन वहां पर होता है जहां किसी वर्ग की, किसी व्यक्ति की उपेक्षा डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी कमजोर वर्ग को, किसी कमजोर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस वर्ग की उन्नति के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होता है, रिजर्वेशन, उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी यहाँ पे पर्पज जो डिस्क्रिमिनेशन का है किसी के साथ भेदभाव करने का नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो कमजोर वर्ग है, जो देश के विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पा रहा, हम उसको उस स्थिति में ला दें ताकि वो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके और देश के विकास में सभी लोगों की समान भागीदारी। तो यही होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन। चल, आखिर ये रिजर्वेशन की शुरुआत कैसे हुई ये जान लें, ये आया कहां। तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, रिजर्वेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तो हम ज्यादा पीछे नहीं जाए, क्योंकि उसका उसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज, जब हम लोग रिजर्वेशन पे क्लास लेते हैं तो कम से कम एक सप्ताह क्लास चलती है रिजर्वेशन। लेकिन अब चूंकि हमको एक अथवा दो लेक्चर में ही आपको रिजर्वेशन समझाना है तो हम उसमें डिटेल में नहीं जा सकते और जरूरत भी नहीं है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो सबसे पहले विलियम हंटर
हंटर और ज्योतिबा फूले का नाम आप लोगों ने सुना। ज्योतिबा फूले, ठीक है, आपने सुना होगा सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। तो विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले ने 1882 में पहली बार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात की। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात उसी समय की। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात जब उस समय की गई थी, तो मतलब ये कि कुछ लोगों को सिर्फ उनके जाति के आधार पर कुछ प्रोटेक्शन दिए जाने की बात 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले ने की। तो शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें कि एक्चुअल में वर्तमान में स्थिति क्या है और इस समय आखिर कैसे बात आई, तो आई थी ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटिश पीएम 1933 में, ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1933 में एक कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड लाया था। आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो इसमें ये चीज पढ़ा जाता होगा। कम्युनल अवार्ड आया था 1933 में, रैमजे मैकडोनाल्ड लाया, और उनका इस अवार्ड के माध्यम से ये था कि सबके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल होगा, धर्म के आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा, यानी कि ईसाइयों के लिए अलग होगा, सिख के लिए अलग होगा, उसके लिए क्रिश्चियन के लिए अलग होगा, एंग्लो इंडियन के लिए अलग होगा, और दलित के लिए अलग। तो ये व्यवस्था उनके तरफ से लाई गई थी, और जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों की नीति ही थी कि फूट डालो और राज करो, तो इसी पर्पज के लिए उन्होंने लिया। और आप जानते हैं कि पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच, 1932 में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ये दोनों महोदय में ये समझौता हुआ था। आप जानते ही हैं कि मतभेद हुए थे, और ये हुआ कि नहीं, ये पृथक निर्वाचन मंडल जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब हिंदुओं के लिए, हिंदुओं में बंटवारा नहीं, ये सिर्फ धर्म तक बात है तो धर्म तक ही रहे। अब हिंदू धर्म में भी दलित और गैर दलित को अलग अलग करके निर्वाचन मंडल नहीं किया गया। बड़ी 1932 में तो पूना पैक्ट हुआ तो इसमें समझौता हुआ। तो ये तो रहे बातें कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जो बात की गई थी उसके संबंध में कुछ प्रोविजन जो कि संविधान के लागू होने से पहले। अब हम जो चर्चा करेंगे, अब चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो क्या स्थिति रही रिजर्वेशन के संबंध में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, क्या क्या है जो रिजर्वेशन के संबंध में बात करें। देखिए बहुत सारे प्रोविजन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन की चर्चा हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ आर्टिकल बता रहे हैं। फिर उसके बाद आगे उन आर्टिकल को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में उसको जानेंगे। उसके साथ साथ कोर्ट की क्या ओपिनियन रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के संबंध में तमाम केसेस में अपने कौन कौन सी ओपिनियन, क्या डिसीजन दिया है, उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखें तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 15 क्लास 3। आर्टिकल 15 क्लास 3 में बात की गई है कि बच्चों के लिए और वुमेन के लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन कर सकती है, उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है।
यानी उनके लिए रिजर्वेशन लागू करने की बात की। इसी तरीके से आप जब पढ़ते होंगे आर्टिकल 15 क्लास 4, आर्टिकल 15 क्लास 4 करता है, जो कि बाद में जोड़ा गया था, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है। और आर्टिकल 16 क्लास 4 भी इसी तरीके की बात करता है, जो सरकारी नौकरियों तक सीमित रहता है। इसी तरीके से आर्टिकल 16 क्लास 4 ए भी है। इसी तरीके से आर्टिकल 16 क्लास 4 बी भी है रिजर्वेशन के संबंध में। इसी तरीके से आर्टिकल 15 का क्लास नंबर 6 भी है, आर्टिकल 16 का भी क्लास नंबर 6 है। उसके अलावा आप देखते हैं आर्टिकल 330 भी है, आर्टिकल 332 भी है, जो कि एससी और एसटी को पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन देता है। ये 15 क्लास 6 और 16 क्लास 6 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन देने की बात करता है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 243D पंचायत में एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है। 243T जो कि नगर पालिका में रिजर्वेशन की बात करता है। और आर्टिकल 335 जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को एससी एसटी के लिए नीचे किए जाने की बात करता है। और भी बहुत सारे कमीशन बनाए जाने से संबंधित और भी सारी सुविधाएं हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखे, जहां से रिजर्वेशन की बात की गई। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि रिजर्वेशन से संबंधित क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से आर्टिकल पर 15 क्लास 3, 15 क्लास 4, 16 क्लास 4, 16 क्लास 4A, 16 क्लास 4B, 15 क्लास 6, 16 क्लास 6, 33, 330, 332, 243D, 243T, 335। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने चर्चा की आपके स्क्रीन पर, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करते हैं। अगर इसमें से हम ऊपर का केवल 15 क्लास 3 हटा दें तो सारे के सारे जो प्रोविजन है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करते हैं। हम इन्हीं की व्याख्या करेंगे कि आखिर ये रिजर्वेशन की जो हमने बात की कि रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि एक क्लास के भीतर आने वाले लोगों को वो सुविधाएं, वो प्रोटेक्शन दिया जाना जो कि उस क्लास में न आने वाले लोगों को वो सुविधाएं नहीं। सोर्स क्या है, क्यों ऐसा किया जाए, कहां से मिलता है ये पावर? सोर्स ऑफ रिजर्वेशन। आखिर ये आया कहां से कि इनके लिए इतनी व्यवस्थाएं कर दी? ये आता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से याद। अब आप कहेंगे कि बेवकूफ बनाने वाली बात हुई, क्योंकि आर्टिकल 14 में तो राइट टू इक्वालिटी और जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे वो तो इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 से कैसे? वो इसलिए आया क्योंकि जब आप आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे तो उसमें दो बात करता है, दो तरह की बातें की गई। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक, आपने भी पढ़ी होगी इतनी बात कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है आर्टिकल 14। और इसका मतलब ये होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि लॉ के सामने सारे लोग एक समान हैं और लॉ जो है वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, लेकिन रूल यही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यही होता है
कि विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है और विधि सबको एक समान तरीके से ट्रीट करती है। जो दूसरा सिद्धांत है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आप जानते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से आया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से, यूएसए के कॉन्सेप्ट। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसका मतलब होता है कि सबके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं किया जा सकता, सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, वो इक्वलिटी नहीं। केवल उन लोगों के साथ ही इक्वल बिहेवियर किया जा सकता है जिन लोगों की सर्कमस्टांसेस इक्वल, यानी जिन लोगों की परिस्थितियां एक समान हैं, उन्हीं के साथ एक समान व्यवहार किया जा सकता है। सबके साथ समान व्यवहार करना इक्वलिटी नहीं। क्योंकि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इसको अरस्तु का, ठीक है। अरस्तु का कहना यह था कि अन्याय सिर्फ वही नहीं होता है जहां समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, बल्कि अन्याय वहां भी होता है जहां असमान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों की परिस्थितियां एक जैसी हैं उनके साथ तो एक जैसा व्यवहार ठीक है, लेकिन जिन लोगों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना अन्याय करने जैसा है, वहां इक्वलिटी नहीं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ये जमीन, और आपको इस जमीन पर स्टेडियम बनवाना या कोई बिल्डिंग ही बनवानी, ठीक है। इस जमीन पर आप कोई स्टेडियम या बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जमीन तो है वर्थ। तो अब क्या करेंगे, आपको इस जमीन को समतल बनाने के लिए क्या यहां भी उतनी ही मिट्टी डालनी होगी जितना यहां? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इसको समतल बनाने के लिए, ताकि उस पर एक अच्छा स्टेडियम बनाया जा सके, उस पर बिल्डिंग खड़ी की जा सके, उस पर और पर्पज के लिए यूज किया जा सके, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मिट्टी जो है थोड़ी कम डालनी होगी और ज्यादा मिट्टी यहाँ डालना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो ये जमीन समतल हो जाएगी, और जब जमीन समतल होगी तभी उस पर एक अच्छा स्टेडियम बन पाएगा। ठीक यही स्थिति यहाँ कि देश में रहने वाले सभी लोगों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं, वही उबड़ खाबड़ जमीन जैसी परिस्थिति, और अगर हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो जो नीचे वाले लोग हैं वो मुख्य धारा से कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे और वो हमेशा और नीचे ही होते जाएंगे, और ऊपर वाले व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए जरूरत होती है कि नीचे वाले, यानी कि जहाँ गड्ढा है वहां हम ज्यादा मिट्टी डालेंगे, और जहाँ गड्ढा कम है या गड्ढा नहीं है वहां मिट्टी हम कम डालेंगे, ताकि एक स्थिति आ जाए कि सारे के सारे गड्ढे भर जाएं और सब लोगों की स्थितियां बराबर हो। और जब सबकी स्थिति बराबर हो जाएगी तब हम सबके साथ समान बढ़ेंगे। लेकिन जब तक स्थिति सबकी बराबर नहीं हो जाती तब तक हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा, वो इक्वलिटी नहीं। तो यही चीज अरस्तु के कहने का था कि जब तक परिस्थितियां समान न हो तब तक लोगों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब बात आई कि कैसे ये तय हो कि किनके साथ हमको एक जैसा बर्ताव करना है और किनके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं। उसके लिए क्या करना? उसके लिए करना होगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। तो ये रीजनेबल यानी युक्तियुक्त वर्गीकरण करना। तो क्लासिफिकेशन करके हम ये तय कर देंगे कि किन किन लोगों की परिस्थितियां एक जैसी हैं और किन किन लोगों की परिस्थितियां उनसे भिन्न है, किन किन मामलों में लोग एक समान है और किन किन मामलों में लोग एक समान है।
तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके एक क्लास बना दिया और एक क्लास में आने वाले लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा, तब होगा कि नहीं अब इक्वालिटी हो रही है और लोगों के साथ इक्वल। समस्या ये आई कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाए, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लागू करने के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन ही जरूरी है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आखिर वो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा जिसको हम रीजनेबल, इस बात का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने ही किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस थी जो काठी रेनी वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो फार्मूला बताया जिस फार्मूले से जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मेरी बात समझ रही है भाई? अगर किसी के हाथ में ये दे दिया जाए कि आप जो कहेंगे वही रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम लोग मानेंगे, कोई है ऐसा व्यक्ति जो एकदम से क्लासिफिकेशन सही करे? नहीं, व्यक्ति नहीं करता, नियम करता। इसलिए उस काठी रेनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला बताया कि अगर इस फार्मूले से क्लासिफिकेशन होगा तो हम मानेंगे कि वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल है। अब वो फार्मूला क्या था ये भी जान लीजिए। फार्मूला ये था कि उसमें दो बातें बताई रीजनेबल का, कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए, पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वर्गीकरण है वो बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए, एक चीज। और दूसरी बात कि डिफरेंशिया और उस ऑब्जेक्ट में रेशनल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना? यानी अंतर डिफरेंशिया और उस ऑब्जेक्ट में रेशनल रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, डिफरेंशिया मतलब अंतर करने का आधार, और उस उद्देश्य जो कि अधिनियम प्राप्त करना चाहता है उसमें तर्क संगत संबंध, मनमाना नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती कि अंतर जो क्लासिफिकेशन है वो बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, यानी जो डिफरेंशिया है वो इंटेलिजिबल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, समझ में आने लायक होना चाहिए। और दूसरी बात कि डिफरेंशिया और ऑब्जेक्ट में रेशनल रिलेशन होना चाहिए, यानी जिस आधार पर अंतर किया जा रहा है और जिस उद्देश्य को पाने के लिए अंतर किया जा रहा है वो जो है उसमें तर्क संगत संबंध होना चाहिए, रेशनल रिलेशन। अगर ये दोनों बातें पूरी होती हैं तो वो क्लासिफिकेशन जो होगा वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा, अन्यथा वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं मानेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते, तो इसका अगर एग्जाम्पल समझे तो बस यही है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति 18 साल से नीचे का है यानी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये दोनों में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वही है रीजनेबल का। ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर भी आधारित है और डिफरेंशिया और उस ऑब्जेक्ट में रेशनल रिलेशन है। लेकिन अगर ये कर दिया जाए कि एक लंबा आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और नाटा आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उसमें डिफरेंशिया तो समझ में आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट और डिफरेंशिया में रेशनल रिलेशन समझ में नहीं।
तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन कि जिसके बाल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो मोटा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो लंबा होगा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जो नाटा या काला या इस तरीके का नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये रेशनल रिलेशन पर आधारित नहीं होते, इसलिए वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होगा, और इस प्रकार का अगर कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो वैलिड नहीं। इसके बाद हम लोग अब चूंकि समय समाप्त है, इसलिए अब अगले पार्ट में कल रिजर्वेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने ये जो कॉन्सेप्ट समझा है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ओपिनियन रहे हैं, कल का पार्ट आज के पार्ट से कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसलिए सेकेंड पार्ट में हम लोग रिजर्वेशन के अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। आप लोग इतनी देर तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।